नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है देवा प्रिया दत्ता ने। और आपका सवाल क्या है कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में क्या स्विच कर सकते हैं एक इंस्टॉलमेंट जाने के बाद। तो यदि आप एसआईपी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे की एसआईपी जो है वो आप डायरेक्ट प्लान में करें, तो आप रेगुलर प्लान की एसआईपी कैंसिल कर दीजिए और डायरेक्ट प्लान में फ्रेश एसआईपी रजिस्टर कर दीजिए। तो ये तो आपका एसआईपी जो है वो आगे से डायरेक्ट प्लान में हो जाएगी। अब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं, यदि आप उसे स्विच करना है रेगुलर से डायरेक्ट में, तो जैसे हम स्विच करते हैं एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, इस तरह से ये स्विच हो सकता है यदि वहाँ पर कोई लॉक इन नहीं है। यदि आप ईएलएसएस में करते हैं तो वहाँ पर 3 साल का लॉक इन होता है, उस केस में स्विच नहीं हो सकता। अदरवाइज बाकी ओपन एंडेड स्कीम्स में आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। तो जब आप एग्जिस्टिंग यूनिट्स को स्विच करेंगे, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है यदि वहाँ पर गेन्स हुए हैं, और साथ ही यदि स्कीम में एग्जिट लोड एप्लीकेबल है तो वो भी हो सकता है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुभजीत कर्माकर ने, और आपने कहा है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करना सेफ है या नहीं है, ये आप जानना चाहते हैं। देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अलग कैटेगरी है। जैसे कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक बैंकिंग की कैटेगरी है और जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। तो ये बैंक, जैसे आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं, ये आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड बैंक है। अब बात यह है कि सेफ है कि नहीं है। देखिए, कोई भी बैंक हो, वो आपका पैसा तभी नहीं लौटा पाएगा जब वो बैंक इस स्थिति में हो कि उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो जो लोन मतलब उन्होंने दिया हुआ से रिकवर ना कर पा रहे हों। फिलहाल के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो आप 5 लाख तक की एफडी करें, क्योंकि आप जानते होंगे कि 5 लाख तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस होता है। तो किसी केस में यदि बैंकिंग का लाइसेंस भी रद्द हो जाता है तो उस केस में भी आपको 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिल जाएगा। तो यदि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कर रहे हैं तो 5 लाख तक की एफडी आप इसमें कर सकते हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है मंजुला शर्मा ने, और मंजुला शर्मा आपका सवाल है कि यदि एक जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसके लिए जॉइंट लोन लिया गया है, तो उस प्रॉपर्टी से यदि इनकम होती है तो इनकम किसकी मानी जाएगी। तो ऐसे में यदि प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पर है, लोन भी दोनों ले रहे हैं, लेकिन लोन का भुगतान उनमें से एक ही व्यक्ति कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए भी उसी व्यक्ति ने पेमेंट किया है, दूसरे व्यक्ति का नाम है लेकिन वो ना तो लोन का रिपेमेंट कर रहा है, ना घर खरीदने के लिए कोई डाउन पेमेंट उस व्यक्ति ने किया है, तो इस केस में उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, यानी कि जब घर किराए पे दिया जाता है तो किराए के रूप में जो आमदनी होती है, या फिर घर को बेचने पर जो कैपिटल गेन्स होंगे, वो सब उसी व्यक्ति के माने जाएंगे जो कि लोन चुका रहा है या जिसने उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए पेमेंट किया है। और यदि दोनों ही व्यक्ति पेमेंट कर रहे हैं, दोनों ने ही जॉइंट लोन लिया हुआ है, दोनों रीपेमेंट कर रहे हैं, दोनों टैक्स में डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं, तो इस केस में उस घर की जो इनकम होगी वो दोनों की मानी जाएगी। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है कमलजीत सिंह ने, और कमलजीत जी आपने बताया कि आप पिछले 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 18 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में है और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 से 20 साल का है। आपको अभी और इन्वेस्ट करना है, वो कहाँ करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से हालांकि नज़रिया 15-20 साल का है, पर फिर भी मार्केट की स्थिति देखते हुए आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स में निवेश करें तो ये बेहतर होगा। स्कीम्स का नाम आपने बताए नहीं है तो मैं आपको कह नहीं सकता कि स्कीम्स कैसी हैं आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन एलोकेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली आपका स्मॉल कैप, मिड कैप में काफ़ी एलोकेशन है जो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी रिस्की बना देता है। तो फ्लेक्सी कैप में आप बढ़ा सकते हैं एलोकेशन, और साथ ही यदि आपका स्मॉल कैप, मिड कैप में एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा है, तो आप मल्टी कैप के जरिए स्मॉल कैप, मिड कैप का एक्सपोजर पा सकते हैं।
ये हो सकता है और साथ ही आप लार्ज कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं क्योंकि आप लंबे वक्त की बात कर रहे हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है तुषार राव ने। तुषार जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 43 ईयर्स की और पिछले 4 साल से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, 5,000 रुपये की एसआईपी वहाँ पर कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपये, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 रुपये, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक कितना हो गया? 10.5 लाख रुपये और उसकी करंट वैल्यू है 12,40,000 रुपये। टोटल एसआईपी अमाउंट 25,000 रुपये का है और 10% से एवरी ईयर आप टॉपअप भी करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और मार्केट में गिरावट में आप इन्वेस्टेड रहेंगे, ऐसा आपने लिखा है। आप अगले 17 ईयर्स में इन्फ्लेशन एडजस्टेड 3 to 4 करोड़ रुपीस इकट्ठा करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप अपना जो टारगेट है अचीव कर पाएंगे और स्कीम्स कैसी हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छी हैं। आपने अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि स्कीम्स भी अच्छी हैं, एलोकेशन भी ठीक है। टोटल अमाउंट अभी तक 12,40,000 इकट्ठा हो चुका है। 25,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है और 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। तो ऐसे में 17 ईयर्स में आप करीब 3 करोड़ 74 लाख यानी कि 3 करोड़ 74 लाख रुपए इकट्ठा करने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलूं तो 17 ईयर्स के बाद इस 3 करोड़ 74 लाख की जो वैल्यू होगी वो आज के करीब 1 करोड़ 39 लाख के आसपास रहेगी। यदि आप कह रहे हैं कि 17 ईयर्स के बाद आपके पास 3 से 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, अगर मैं 3 करोड़ भी मानकर चलूँ और 6% की महंगाई दर लेकर हम चलते हैं तो ऐसे में 17 साल के बाद आपके पास 8 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसकी वैल्यू आज के 3 करोड़ के बराबर होगी लगभग। और यदि 4 करोड़ की बात की जाए तो आपके पास करीब 11 करोड़ रुपए होने चाहिए 17 ईयर्स के बाद। तो यदि आपको 8 करोड़ रुपए जुटाने हैं 17 ईयर्स के बाद तो आपकी एसआईपी जो है वो 60,000 से भी थोड़ा अधिक होनी चाहिए और 10% से स्टेप अप करें, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे 17 ईयर्स में, अगर आपको 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट पर मिल रही हो। तो इस वक्त पर डायरेक्टली 25,000 से 50,000 करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके आप बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट को और 10% के साथ साथ जब जब आपके पास पैसा और भी हो तब आप हर साल टॉपअप भी करते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मुकेश कुमार जी ने। मुकेश कुमार जी ने बताया है कि आपके बेटे की उम्र 23 साल की है और उनके पोर्टफोलियो में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें 500 रुपये की एसआईपी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 200 रुपये की एसआईपी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में वन टाइम आपने इन्वेस्ट किया है। क्या फंड में कोई बदलाव की ज़रूरत है? लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है और समय के साथ जॉब लगने के बाद एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाया जाएगा। तो आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और साथ में फ्लेक्सी कैप फंड भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तीनों फंड्स में आप बने रह सकते हैं और समय के साथ इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आपने लमसम किया है, इसमें भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपका जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।